अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट और मैं हूं आपका होस्ट सैयद मुज़म्मिल। नाज़रीन, जो कंट्रोवर्सी सामने आई थी इमरान खान साहब के तोशा खाना रेफरेंस के हवाले से, उसमें हमने देखा मज़ीद डेवलपमेंट भी सामने आई है और वो ये है कि जो चैट थी पर्सनल, यानी कि फ़वाद चौधरी साहब की और उमर फ़ारूक साहब की, वो मंजर आम पर आई है और उनका दावा यही है कि मुझे कहीं भी आप इस पर चैलेंज कर लीजिए तो मैं इसको इस्टेब्लिश करने के लिए तैयार हूँ। और इसके अलावा सवाल अब ये पैदा होता है कि इस सारे मामले को ख़त्म करने के लिए या इस डस्ट को सेटल करवाने के लिए FBR अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही। क्योंकि अगर वो टैक्स रिकॉर्ड्स को देख लें और जो रिटर्न्स फाइल किए जाते हैं उनको देख लें तो उससे ही बहुत से मामला क्लियर हो सकते हैं। इसके अलावा अगर दीगर इशूज़ की आज हम बात करें तो लॉन्ग मार्च के मुलतवी होने की खबर फिर सामने आ चुकी है और पहले भी जो लॉन्ग मार्च था वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो चुका था। असद उमर साहब एक की क़यादत कर रहे थे, दूसरी जानिब शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद थे और अब इसको मुलतवी करने का फ़ैसला किया गया है। साथ साथ इमरान खान साहब ने एक और बहुत तशवीशनाक सूरत हाल की तरफ इशारा किया है और वो ये है कि उन्होंने बैनुल-अक़वामी मीडिया में इंटरव्यू देते हुए आज ये बात की कि मेरी जान को अब भी ख़तरा है। तो पहले भी इमरान खान साहब ने ये कंसर्न शो किया था जिसके बाद उन पर हमला हुआ और अब दोबारा से उन्होंने इस बात को अफर्म किया है कि जो ख़तरात थे मेरी जान को वो अब भी बरकरार हैं, जिसको यकीनन खासा सीरियसली लेना चाहिए पंजाब हुकूमत को बिलखसूस, जो कि सिक्योरिटी खासी प्रोवाइड नहीं कर पाई थी पिछली मरतबा। इसके अलावा जो आर्मी चीफ़ की तैनाती का जो इशू चल रहा है उसके ऊपर अब भी डिबेट जारी है और साथ साथ जो आर्मी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट की बात की जा रही है। ये भी कहा जा रहा है कि मुमकिन तौर पर ये जो अमेंडमेंट है ये डिस्कस हो रही है और जल्द इसके जो मुहर्रिकात हैं वो भी सामने आ जाएंगे। इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। हमारे साथ तजिया निगार सरमद सालिक साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सरमद साहब, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। आपसे पूछना ये चाहेंगे, सरमद साहब से जो है वो रब्ता करते हैं, आपको बताएं कि अब तक की जो सूरत हाल रही थी आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक, इस पर कल जो अहम खबर सामने आई थी वो ये थी कि पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरमैन हैं आसिफ अली जरदारी साहब, वो इस्लामाबाद पहुँचे थे। इससे पहले तबीयत की नासाजी के बायस वो जो है वो इस मुशावरत का हिस्सा नहीं थे, लेकिन फिर ये ख़बर सामने आई कि वो इस्लामाबाद पहुंचकर मुशावरत का जो अमल है जिसका आगाज़ हुआ उसका हिस्सा बनना चाह रहे हैं। तो चैलेंजेस जो थे वो ख़ासे गंभीर हुकूमत के लिए बताए जा रहे हैं। एक चैलेंज तो ये है कि इमरान खान साहब की जो जमात है उनके जो तमाम तर कारकुनान हैं वो सड़कों पर मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं और ख़ान साहब ने बारहा इस बात को दोहराया है कि अगर नवाज़ शरीफ साहब से मुशावरत होती है आर्मी चीफ़ की तैनाती को लेकर तो उसका मतलब ये है कि जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसकी ख़िलाफ़ वर्जी की जा रही है और क्योंकि वो एक एब्सकॉन्डर हैं, क्योंकि वो मफरूर हैं, इसलिए उनसे इस पर मुशावरत नहीं हो सकती। तो ये जो नैरेटिव बिल्डिंग इमरान खान साहब ने की है वो और बात कि उन्होंने आज से 2 रोज़ कबल ये कह दिया कि आर्मी चीफ़ के मामले पर हम सिर्फ साइड लाइन्स पर बैठ कर देख रहे हैं, हम कोई हिस्सा नहीं लेंगे इस सूरत हाल के अंदर। लेकिन फिर भी ये प्रेशर जो था इसको मेनटेन करने में वो कामयाब हुए। तो एक तो बड़ा चैलेंज ये है वफाकी हुकूमत के लिए कि जो इमरान खान साहब का प्रेशर है उससे कैसे डील करना है और दूसरा चैलेंज ये है कि जो इत्तेहादी हैं उनको कैसे राम करना है। सरमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो। सरमद साहब, किस तरह से देख रहे हैं सूरत हाल को? सबसे पहले तो तोशा खाना का जो गिफ्ट बेचने का मामला सामने आया और उमर फ़ारूक साहब मंजर आम पर आ गए, तो आपने कैसा पाया इस मामले को? आपको कितनी क्लैरिटी लगी उनकी बात में? देखिए, थैंक यू वेरी मच। बात यह है कि जो तोशा खाना वाला मामला है इसके 2 पहलू है, एक अखलाकी पहलू है और दूसरा है कानूनी पहलू। तो अगर तो उस वक्त के वज़ीर आज़म उस वक्त के राइज कानून के मुताबिक जो कहते हैं कि 20% की अदायगी के साथ वो अपने ले सकते थे जो भी उनको तोहफे मिले हैं और उन्होंने उसके मुताबिक लिया और उसके बाद उन्होंने अपने इनकम टैक्स के गोशवारे में भी शो किया और इलेक्शन कमीशन से को भी इससे मतलब फरमाया। तो फिर तो मेरा ख्याल में ये बिला वजह का शोर है और आपको पता है कि हमारी सहाफत आजकल जो है वो एक पार्टी के खिलाफ और एक पार्टी के हक में मुख्तलिफ चैनल हैं, तकसीम है। लेकिन जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है अखलाकियात का, जो हमारी सियासत में बदकिस्मती से अखलाकियात का कोई वजूद नजर नहीं आता। हमने देखा है कि इस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती है सोशल मीडिया पे। अल्लामान अल-हफीज़ बड़ी शर्मिंदगी होती है कि हमने इस कौम को किस तरफ लेके जा रहे हैं और हमारे सियासी कायदीन इसमें इमरान खान साहब के और उनकी सोशल मीडिया चीज का बड़ा अहम रोल है और हो सकता है इसके बाद हमें भी उसका निशाना बनाया जाए। लेकिन
जो अखलाकियात के हिसाब से तो इमरान खान साहब मदीना रियासत मदीना की बात करते थे। रियासत मदीना को तो किसी घड़ी हीरो वाली घड़ी इसका क्या तस्वर है, इस बात का क्या तस्वर है कि जी के वो तहायत से अपनी दिलचस्पी हो और वो जिस तरह उनके साथी इमरान खान साहब को पोर्ट्रे करते रहे कि वो एक बड़ा दरवेश इंसान है, उसे ना पैसों से कोई सरोकार है ना किसी अयाशी से कोई सरोकार है। लेकिन अगर ऐसा ही है तो पीटीआई के रहनुमा आपने भी हम देखा, मैंने भी देखा, वो कहते थे कि पहले 20% अदायगी की बात होती थी, उन्होंने 50% अदायगी कर दी, तो मुझे बड़ी खुशी होती अगर वो 100% अदायगी कर दे। अच्छा। बात ये है कि हमारे पड़ोसी जो मार्केट वैल्यू लगाई जाती है उस मार्केट वैल्यू पे वो दिया जाता है। अमेरिका जैसे मुल्क में भी ऐसा है कि जी के जो मार्केट वैल्यू होगी उसके मुताबिक किया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब जो है आपको मालूम है, हमें मालूम है कि वो मलेशिया के साबिक वज़ीर आज़म महातिर मोहम्मद के बड़े मदार रहे। महातिर मोहम्मद ने तो ये किया कि उन्होंने वहाँ पे गैलेरिया सद्दामा जो है लंकावी में म्यूजियम बना, जिसमें जो तहाइफ उन्हें वैसियत वज़ीर आज़म मिले या उनकी अहलिया को मिले, सरकारी अहदेदारान जो थे उनको मिले, वो वहाँ पे मौजूद है, जिसमें मलबूसात से लेकर बेशकीमत गाड़ियाँ तक शामिल हैं। और मुझे वो इत्फाक हुआ वहाँ पे जब मैंने देखा तो वो असूल ये होता है, उनका भी वहाँ पे असूल था कि भाई मुझे ये तहफ़्फ़ुज़ किए जाते हैं मलेशिया के वज़ीर आज़म होने की वजह से। सर्वे साहब, लेकिन देखे ना, ये इखलाकी पहलू तो बिल्कुल जो बेंचमार्क सेट किया था वो इमरान खान साहब ने खुद किया था कि हाई मॉरल ग्राउंड पे इक़्तिदार जो है वो मिलना चाहिए, और अगर मोरालिटी आपकी ठीक नहीं है तो आपको इक़्तिदार भी आपसे ले लिया जाना चाहिए। तो वो तो ठीक है, उन्होंने उस पर पूरा नहीं उतरे, लेकिन आपको लगता है कोई लीगल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं इमरान खान साहब के अगेंस्ट इस सारे केस के अंदर, कोई जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के अंदर भी? देखिए, पहली बात यह कि जो लीगल एस्पेक्ट है, मैं तो बड़ा हैरान होता हूँ कि जी के हुकूमत वक्त जो है वो इसको मीडिया पे खेल रही होती है, इसकी जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस पे जवाब दे रही होती है। ये अजीब गरीब बात है कि अगर आप समझते हैं कि इमरान खान साहब ने कोई गैर कानूनी काम किया है तो अदालतें मौजूद हैं, अदालतों से रजू करें एंड लेट द कोर्ट डिसाइड कि वो क्या होता है। अगर उन्होंने वो तोशा खाना के हिसाब से इनकम टैक्स नहीं बताया, अगर उन्होंने इलेक्शन कमीशन को नहीं बताया, तो जाहिर है उनकी नाअहली होगी, तो उसके लिए आपको कानूनी रास्ता इख्तियार करना होगा। ये मैं बड़ी अजीब और बड़े दुख की बात है कि हम ये भूल ही गए हैं कि कुछ अर्सा पहले इस मुल्क में सैलाब आया था और ये सर्दियां अभी अरूज पे आने वाली हैं और उस वक्त उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, ना हुकूमत के वक्त को इसकी परवाह है, ना। तो सरमद साहब, ये डिस्ट्रैक्शन फिर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि असल इशू से डिस्ट्रैक्शन इसको कहना चाहिए, तो ये किसने क्रिएट की है? क्या ये सब सेटअप है? जिस तरह तहरीक इंसाफ भी कहती है कि असल में इस उमर फारूक नामी बिजनेसमैन को भी कोई और सामने लेकर आया है, ये सब मेरे खिलाफ एक कंस्पिरेसी है, तो क्या ये नेचुरली हो रहा है या फिर करवाया जा रहा है? देखिए, नेचुरली तो कुछ नहीं होता ना, इस बात में तो कोई किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, इस बात में कोई इबाम नहीं है कि जाहिर है किसी ने अप्रोच किया उमर फारूक साहब को, किसी ने उनसे बात की। अगर वो ऐसा ना होता तो जब ये पहली बार तोशा खाना की बात आई थी तो वो उस वक्त बोलते ना, उस वक्त वो नहीं बोले। तो अभी तो जाहिर है कि जब एक पॉइंट स्कोरिंग की बात आ गई है, हर तरफ से एक जो है अपना अपना नैरेटिव बिल्ड करने की और अगले की कैरेक्टर असैसिनेशन करने की बात हो रही है, तो उसी हवाले से उमर फारूक साहब ने भी अपना किरदार अदा किया है। उससे पहले जो है फैसल वाडा साहब ने भी किया है, फैसल वाडा साहब उनकी कैबिनेट का हिस्सा थे, पहले वो क्यों नहीं बोले? ये सारे सवालात हैं ना। बात ये है कि हमारे मीडिया को भी बड़ा सोचने की जरूरत है। एक चैनल जो है वो लीड करता है, फिर हम सब फॉलो करते हैं, और ये बदकिस्मत की है कि भाई ही सेड और शी सेड की जर्नलिज्म से बाहर आके जो वाकयात हैं, जो कोर इश्यूज हैं, उनका कम से कम जिक्र तो करें। ये अलग बात है कि हमारी कौम जो है यहाँ पे पॉलिटिकल जो है पोलराइजेशन इतनी ज्यादा है कि उस पे हम उसी को ज्यादा रेटिंग भी मिलती है, उसी पे बात करने पे होती है, गाली देने पे जो है वो शो देखा जाते हैं। अखलाकियात का कोई जो है ज़ाहिर की मयाद नहीं है रह गया यहाँ पे, तो इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और हम जैसे लोगों को जिन्होंने अरसा गुजार दिया,
हम बात भी करेंगे और हमारा एक ग्रुप भी बना हुआ है, उनसे भी बात होगी कि भाई ये जो है ना ये खत्म होना चाहिए, इस तरह की गलाजत जो है एक दूसरे का। फिर आपको वीडियो वाला जो है वो आपको याद है, बिल्कुल वाला हो गया। इससे आप मुल्क की क्या खिदमत कर रहे हैं, इससे आप कौन सी क्या खिदमत कर रहे हैं, और जो बच्चे देखते हैं उनका क्या है, जिनके बारे में भी करते हैं। आपने देखे एक सरकारी होते में किसी ने खराबी की है, कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है, कोई बेकायदगी की है, कोई गैर कानूनी काम किया है, जरूर उसके सामने लाना चाहिए। तो सरमद साहब, लेकिन देखें ना, बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो पोलराइजेशन है, सारी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, इसका नुकसान मुआशियात को भी होता है और कोई हल भी कौमी सतह पर नहीं निकलता सिर्फ इस पॉलिटिकल वॉरफेयर की वजह से। अगर ये सेटल नहीं होती और इसको डिस्कस हम नहीं करते तो वे फॉरवर्ड क्या है, सोल्यूशन तो नहीं मिल रहा। खान साहब तो आर्मी चीफ की तैनाती पर भी एतराज़ लगाकर सड़कों पर आ गए थे, अब वो नाम भी सामने नहीं आ रहा, हर चीज़ पर डेडलॉक दिखाई दे रहा है हमें। जी देखिए, इसका हल जो है ना एक ही हो सकता था, और ये कि हमारी पॉलिटिकल पार्टी जो है इतनी मशहूरी दिखाती और वो बैठती। फिर हमने सुना कि जी के सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब हैं, वो सालिसी का किरदार अदा करेंगे, और वो आज भी उन्होंने शायद ट्वीट किया है कि मैं जो है सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए आपका किरदार अदा कर रहा हूँ। लेकिन वो उस पर भी सवालिया निशान है, इसलिए कि अब सालिसी होती है हमेशा जो एक गैर जानेबदार शख्सियत हो। सदर मुमलिकत का होता गैर जानेबदार शख्सियत का है, लेकिन इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि पीटीआई की तरफ से मुज़ाकरात जो है वो सदर आरिफ अलवी करेंगे, यानी कि वो पीटीआई के जो है नुमाइंदे होंगे, तो गैर जानेबदारी तो वहाँ पे खत्म होगी। बिल्कुल, ये आईनी ओहदे जो है ये पॉलिटिसाइज हो चुके हैं ना, गवर्नर का भी आप ले लीजिए। तो ये पाकिस्तान में जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ये हमेशा से रोल अदा करती रही है, और ये बड़ी बदकिस्मती है कि देखें अब आर्मी चीफ का किसको मालूम हो सकता है, शहबाज शरीफ साहब को मालूम हो सकता है, जाहिर है वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, उन्होंने जाके मशवरा किया होगा अपने चाहे से नवाज शरीफ साहब से, उन्हें मालूम हो सकता है। उसी मशवरे पर तो एतराज़ है सर, वो कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वायलेट हो गया है, पीटीआई इसको कबूल करने को तैयार नहीं है, वो ये कहते हैं कि वो एब्सकॉन्डर हैं, उनसे मशवरा हो ही नहीं सकता। अच्छा, बात ठीक है। अब बात यह है अगर तो सारा कुछ इस मुल्क में आइन के मुताबिक हो रहा है, उसके मुताबिक सारा कुछ हो रहा है, खासा भी सब कुछ आइन के मुताबिक कर रहे थे, तो फिर तो बात उनकी समझ में आती है। लेकिन यहाँ पे तो आईनी तौर पे कुछ नहीं हो सकता ना, ये एक रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है, उन्हें मशवरा करना है। लेकिन अगर मशवरा कर भी लिया, 5-6 आर्मी चीफ उन्होंने तैनात किए, उनका तकर्रुर किया नवाज शरीफ साहब ने, सबके साथ बिगाड़ ली, तो करने दें उन्हें, इससे क्या हो जाएगा। अच्छा, कौन सा आर्मी चीफ है जिसके साथ नवाज शरीफ साहब की सुलह रही, किसी एक के साथ नहीं। तो ये बातें जो है ना, ये अब इससे आगे बढ़ना चाहिए। मैं तो सोशल मीडिया पे देखें, हर बंदे ने जी फलां आर्मी चीफ बन गए, फलां आर्मी चीफ बन गए। भाई आपको नहीं मालूम कौन बन, जो पाकिस्तान में लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे होता है, फाइटिंग फोर्स का होता है, वो एलिजिबल है, ही इज इक्वली कॉम्पिटेंट टू लीड द पाकिस्तान मिलिट्री। ठीक है सर, पॉइंट आ गया आपका, साथ ही मौजूद रहेगा प्रोग्राम में। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ब्रेक के बाद जो इमरान खान साहब ने अपनी सिक्योरिटी कंसर्न्स के हवाले से गुफ्तगू की है उस पर बात करें विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से इंटरनेशनल मीडिया को इंटरव्यूज़ देने का सिलसिला जारी है और आज उनकी जानिब से ये इंकशाफ किया गया है कि मुझे अब भी जान का ख़तरा जो है वो लाहक है और यकीनन बड़ी सीरियस रेवलेशन है ये। इस पर बात करते हैं। सरमद साहब, कितना कंसर्निंग मामला है ये कि पहले भी इमरान खान साहब ने इस बात का इजहार किया था लेकिन उसको शायद सीरियस नहीं लिया गया, कोई सिक्योरिटी हमने नहीं देखी जब वो वाक़या हुआ था। अब जो उनका बयान है उसके बाद क्या करना चाहिए वफाकी या पंजाब हुकूमत को? सरमद साहब सुन पा रहे हैं आप? सरमद साहब से रब्ता कायम करते हैं। और तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनकी जानिब से एक मरतबा फिर से ये इजहार किया गया है कि सिक्योरिटी कंसर्न्स उनको मौजूद हैं और बारहा वो इससे पहले भी इस बात का इजहार कर चुके हैं। शेख रशीद साहब की जानिब से भी कहा गया था कि उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो ऐसी कोई कार्रवाई हो सकती है और इसके बावजूद हमने देखा यही कि जब वो सारा वाक़या हुआ, जब अटैक हुआ इमरान खान साहब के कंटेनर के ऊपर, तो इर्द गिर्द कोई हिसार मौजूद नहीं था,
कोई सिक्योरिटी वहाँ पर फुल प्रूफ दिखाई नहीं दे रही थी, और अब फिर से उन्होंने ये कंसर्न शो किया है। बहरहाल जब दोबारा से मोबिलाइज़ करेंगी वो मार्च को, और फ़िलहाल तो यही पीटीआई की जानिब से कहा गया है कि इस मार्च को भी कंटिन्यू नहीं किया जा रहा, लेकिन कहा यही जा रहा है कि अगर दोबारा से इस मार्च का आगाज़ होता है तो यकीनन ख़ासी मुश्किलात हो सकती हैं लीडरशिप के लिए, अगर सिक्योरिटी कंसर्न्स नहीं जो है वो उनके एड्रेस किए जाते। और इससे पहले भी वफाक और पंजाब के दरमियान एक बैटल हमने देखा कि वो सामने आई है, और वफाक ने यही कहा कि तमाम एविडेंस जो रिमूव किया गया है वो पंजाब हुकूमत की तरफ से किया गया है, क्योंकि पंजाब हुकूमत के पास सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी थी, इसीलिए सारा कुछ उनकी जानिब से प्रिजर्व किया जाना था, जो कि वो नहीं कर सके। और इन्वेस्टिगेशन पे भी हमने यही देखा कि ये दोनों जो पार्टीज़ हैं आपस में बैठ नहीं पाए और इसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग नहीं हो पाई, इसीलिए हमने देखा कि जो इन्वेस्टिगेशन थी उसके अंदर भी ख़ासी मुश्किलात जो है वो सामने आई थी। वफाकी हुकूमत की जानिब से भी ये कहा गया था कि पंजाब हुकूमत जो है वो कोऑपरेट नहीं कर रही, और पंजाब की जो गवर्नमेंट है उसने इंश्योर नहीं किया कि अगर ये मार्च हो रही है और जीटी रोड के थ्रू हो रही है, जहाँ पर ख़ासा क्राउडेड इन्वायरमेंट भी होता है, कमर्शियल इन्वायरमेंट होता है, और इवन जो कंटेनर जहाँ पर मौजूद था जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त भी बिल्कुल करीब में जो हम देख रहे थे आबादियाँ थीं और पोजीशंस ऐसी थीं वहाँ पर कि कहीं से भी कोई भी मसला ऐसा दरपेश आ सकता था, जो कि आया भी। तो उसके बावजूद हमने देखा कि पंजाब की जो हुकूमत है उसने दोबारा से ये कंसर्न शो किया कि हमारी तरफ से कोई ऐसा लैप्स नहीं था, और FIR के ऊपर अनफॉर्चुनेटली उसके बाद में सूरत हाल ऐसी बनी कि इमरान खान साहब ने जो नाम दिए उस पर भी इत्तेफाक नहीं किया गया। फिर अदालत ने नोटिस लिया, और उस नोटिस लेने के बाद भी हमने यही देखा कि जो मुकदमा था वो इमरान खान साहब ने जो कहा कि इन फरीकैन के ख़िलाफ़ दर्ज किया जाए वो नहीं हुआ। आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। आफ्ताब साहब, इमरान खान साहब की सिक्योरिटी की बात हो रही है, उन्होंने फिर से कंसर्न शो किया है कि मेरी जान को ख़तरा है, तो किस तरह देख रहे हैं आप इस बयान को, और इसके पीछे क्या हक़ाइक़ हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया मुजम्मिल कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मौका दिया बात करने का। देखिए, बात यह है कि पहले भी खान साहब ने अपना कंसर्न शो किया, और उस वक्त भी जो भी गवर्नमेंट थी उसने इतना सीरियस नहीं लिया, और उसका नतीजा आपके सामने निकला कि जी वजीराबाद में उन पर अटैक हुआ, और मैं 15 फुट दूर था कंटेनर से, तो मैं खुद वहाँ मौजूद था, और एकदम से वो गोलियां चली और फिर एकदम भगदड़। देखिए, मैं भी सरप्राइज था, और मैंने ये बात अपनी सीनियर क़यादत से भी की कि वहाँ पर जैसे कोई वाक़या होता है मुजम्मिल, तो उसको फौरन कॉर्डन कर दिया जाता है, ताकि ये कि वहाँ पे जो शवाहिद हैं, जो कुछ भी है, वो सब सेफ कर लिए जाए। लेकिन ऐसा कोई सूरत हाल वहाँ नजर नहीं आई। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इतना सीरियस वाक़या और उसके बावजूद कोई मतलब संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया गया। तो अब उसकी क्या वजूहत हो सकती हैं, क्या नहीं हो सकती। देखिए, जो अब हम पंजाब गवर्नमेंट को कहेंगे, पंजाब गवर्नमेंट किसी और को कहेगी, होना तो ये चाहिए कि जो उस इलाके के जिम्मेदार हैं, चाहे वो पुलिस है, कोई और डिपार्टमेंट है, या जो भी है, उनसे पूछा जाए कि भाई आपको किस किस्म की इंस्ट्रक्शंस दी गई थी, कि आपने करना क्या है वहाँ पे। अगर एक कोई हमला हो जाता है, कुछ हो जाता है, तो पुलिस अपनी जिम्मेदारी खुद भी तो उठाती है ना कि जी वो। लेकिन फिर उसके बाद एकदम पता चला कि अभी हम उधर ही चल रहे थे तो वीडियो भी आ गई कि जी मैंने मारा है, मैं तो मजहबी हूँ और मैं जज्बात में आकर मैंने गोली चलाई है। अच्छा, उसके बाद फिर जिस तरह हमने देखा, आप लोगों ने भी नोट किया और आप लोगों ने इसको वो भी किया कि जी FIR नहीं कर रही। FIR मैंने जितने लोगों से मिला अपने बुकला हजरात से, और मैंने टीवी के ऊपर भी देखा, तो जाती तौर पे भी, तो उन्होंने कहा जी FIR जो होती है वो एक वो है, उस पर कोई वो नहीं होता कि जी फैसला नहीं होता उसके ऊपर। उसके बाद तो एविडेंस होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, सारा कुछ होता है। और ये जो FIR होती है, ये जिसके ऊपर हमला हुआ होता है या जिसके साथ वारदात हुई होती है, वो उसकी जवाबदीद होती है कि वो उसको किस तरह लेता है। लेकिन जिस तरह यहाँ किया गया आपके सामने है, जबकि देखें खान साहब ने तो 3 नाम खुल के लिए ना कि जी ये 3 लोग हैं, मुझे इन पर शक है। और अगर खुदा न खास्ता अभी जैसे सूरत हाल है, तो इसको अंदर बड़ी संजीदगी के साथ लेने की जरूरत है। खान साहब ने जिस तरह कहा है कि जी मुझ पर दोबारा हमला हो सकता है, तो इसको इस तरह इजी ना लिया जाए, चाहे वफाक की तरफ से हो, चाहे सूबे की तरफ से हो। ये बड़ी साहब, इसको फिर इंश्योर कौन करे? देखे ना, आपने जिस तरह से कहा कि अगर राना सनाउल्लाह साहब का या वजीर आजम साहब का ही नाम उन्होंने ले लिया है, तो वफाक ने या पंजाब ने सिक्योरिटी फराम करनी है, तो अगर फरीकैन ही उनके जो हुकूमत में जिनको वो नॉमिनेट कर रहे हैं, फिर कौन सिक्योरिटी देगा उनको? वास्ता खुदा ना खास्ता हो जाए तो आप जब जाए और पुलिस आपके साथ ताउन ना करे, तो फिर आप फौरन कहेंगे कि यार ये कोई है सूबाई मामला है, क्योंकि सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है।
लेकिन जहां पर हमने ये देखा कि जी ये एक वाकया हुआ और बड़ा सीरियस, जिसमें एक शख्स की जान भी गई है, ऐसा नहीं है कि तो उसके बाद वजूद जो है उसको इतना सीरियस नहीं लिया गया। 3 दिन तक आपने FIR नहीं काटी है। उसके सवाल जितने वो कंटेनर के वो थे, कंटेनर किधर है? कंटेनर क्या पुलिस कस्टडी में है या कंटेनर दोबारा से रोड के ऊपर है? देखिए, मैं तो वो बात करूंगा कि मुझे इस वक्त पार्टी के साथ साथ मैं तो लीगल उस पर भी बात कर रहा हूँ ना कि जी कंटेनर अगर किसी पर हुआ तो उसको कब्जे में होना चाहिए पुलिस के, वो नहीं है तो इस क्या सीरियसनेस है? और फिर आगे जो है विफाक कहता है कि पंजाब ने शवाहिद जाया किए हैं सारे कंटेनर पर से, ये ने किए हैं। तो अब जो आइंदा भी एक उन्होंने एक वो कहा है, तो आप उसको सीरियस ले, खुदा ना खास्ता कोई वाकया हो जाए तो पुलिस को भी चाहिए, क्योंकि IG जो है वो वफाक लगाता है, आपको IG जो है वफाक लगाता है, चीफ सेक्रेटरी वफाक लगाता है। तो ये बहुत सारे इश्यूज है और इसमें हमारे मुल्क के अंदर बदकिस्मती से लोग अपनी जॉब के साथ सीरियस नहीं होते, वो अपनी वफादारियां निभा रहे होते हैं। वो कहते हैं जी मैं PMLN ग्रुप का हूँ, कोई कहता है मैं पीपल्स पार्टी का हूँ, कोई कहता है मैं PTI का हूँ। तो वो ये पार्टियों के वफादार होते हैं, नजर आ रहे हैं जिस वक्त हालात चल रहे हैं, चाहे वो आप सिंध ले लें, चाहे आप कोई और ले लें, आप बलूचिस्तान ले लें। सामने सामने जो है बलूचिस्तान में वहाँ के एक साहब ने पुलिस वाले पर गाड़ी चढ़ा दी, उसको बरी कर दिया गया। ऐसे पूरे पाकिस्तान में होता है, KPK में भी होता होगा। सही। लेकिन हमें इदारों को चाहिए कि अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हुए, जो अल्लाह ताला ने और बिल्कुल आफ्ताब साहब, आपने मौजूदा हालात की बात की, तो इसमें मौजूदा हालात में एक और शख्स भी नमूदार हो गए हैं जिनका नाम उमर फारूक साहब है, और वो जो सारा मामला तोशा खाना से मुतल्लिक वो सामने लेकर आए हैं, उसके ऊपर PTI अब क्या सोच रही है? क्योंकि कहा यही जा रहा है कि ऐलान तो हो गया है, केस करेंगे आलमी अदालत में क्योंकि हमें मैलान किया, लेकिन केस किया नहीं जाएगा। तो कन्विक्शन कितनी स्ट्रांग है PTI की इस पे? मुजम्मिल, पहली बात तो ये कि मैं तो अभी तक ये हैरान हूँ कि अगर मैंने आपको कोई तोहफा दिया मुजम्मिल को एज ए कैपिटल एंकर के तौर पे, और फिर तो मैं बेचूंगा नहीं सर वैसे उसको, क्योंकि मैं भी नहीं छूऊंगा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको इसके साथ साथ ये इख्तियार भी दे दिया गया है कि जी आप उसकी 20% कीमत अदा करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं या उसके साथ जो भी कर सकते हैं। अब इशू ये बना हुआ है इस वक्त, जो चैनल्स पर हमें देखें वो हम सुनते हर एक की राय कि जी कोई कहता है ये किसी साहब ने इस्लामाबाद में खरीदी है घड़ी, समझे ना, वो ये साहब कह रहे हैं कि जी मैंने खरीदी है। फिर वो साहब की जो अपनी शख्सियत है वो इतनी मुतनाज़ा है कि वो नॉर्वे जा नहीं सकते, यहाँ से उनको रेड वारंट निकले हुए थे। नहीं, वो कहते हैं शहजाद अकबर साहब ने निकलवाए थे रेड वारंट, वो मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। इसलिए पता क्या, जब देखिए जो आदमी जो ऑलरेडी वहाँ पे बैंकों का मतलूब हो, एक गवर्नमेंट का मतलूब हो, वो नॉर्वेजियन गवर्नमेंट का मतलूब हो, तो वो माशाल्लाह बड़ा ज़हीन होगा, उसके पास की सारी चीजें होंगी कि जी मुझे किसने निकाला है, क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो वो और फिर आपको जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं इस वक्त, जो नजर आ रही हैं तस्वीरें जो फेसबुक पे सोशल मीडिया पे चल रही हैं, आप लोग भी दिखा रहे हैं चैनल्स वाले कि जी उसमें अरबियों के साथ भी बैठे हुए नजर आ रहे हैं, हमारे वर्दी वाले दोस्तों के साथ भी, फैसल वाडा साहब के साथ भी खड़े हुए हैं, उसमें साहब के साथ भी खड़े हैं। फैसल वाडा ने तो खुद कल इकरार भी किया है कि मेरा उससे जाती ताल्लुक था, समझे ना। तो ये सारी चीजें, तो इसकी एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सिर्फ इस बात के लिए होनी चाहिए क्योंकि ये तो कानूनन तो हक हासिल था, लेकिन ये कि इस किस्म की जो होती हैं चीजें वो क्या है। फिर ये कि आज तक इससे पहले मुजम्मिल भाई आपने कभी प्रोग्राम किया है इस 6 महीने से पहले कि तोशा खाने पर प्रोग्राम करें यार, कि तोशा खाना की चीजें? नहीं सर, वो केसेस चल रहे हैं, जरदारी साहब पे, नवाज शरीफ साहब पे गाड़ियों से मुतल्लिक तोशा खाना का केस मौजूद है। अगर देखिए ये आपका भी काम ये है कि ईमानदारी के साथ बात करें। अगर जो फॉरेन फंडिंग का केस हमारा तो लगता है, इनका नहीं लगता। तोशा खाना का इनका लगता है, हमारा लगता है, इनका नहीं लगता है। आज तक चले कम से कम इतने तो ले आए ना आप मीडिया वाले। आफ्ताब साहब, वो हाई मॉरल ग्राउंड तो आपका ही है ना, क्योंकि आपने ही कहा था कि हम मुख्तलिफ होंगे, PTI पीपल्स पार्टी या नून लीग से मुख्तलिफ होगी। अगर उनके केसेस भी डिस्कस हो गए, आपके भी हो गए, तो डिफरेंस क्या रहा फिर? नहीं, ऐसा नहीं है। आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं ना मुजम्मिल भाई। इस पे तो बात हो रही है फिलहाल, तो उमर फारूक साहब आपके अगेंस्ट सामने आए हैं। नहीं, आप इतना, ये तो आसान काम है ना कि आप तोशा खाने से डिटेल मांग ले कि जी हमें क्या मिला 70 साल के अंदर है, और उसके ऊपर कर लेंगे। यार ये गाड़ियों की बात हो रही है, गाड़ियां किधर गई, अब वापस आ गई गाड़ियां, किधर गई गाड़ियां? अभी जैसे एक जगह में देखा तो कह रहे हमने तो ली नहीं गाड़ियां थी नहीं, वापस आ गई गाड़ियां, क्योंकि गाड़ियां बेच नहीं सकते है।
वो इस्तेमाल में थी, नवाज शरीफ के भी इस्तेमाल में थी, शहबाज फैमिली की और जरदारी फैमिली के। लेकिन और भी तो चीजें होंगी ना, वो कहाँ गई, क्या हुआ, कोई म्यूजियम बनाया उसका, जैसे कायदे आजम के मजार में जाए तो नीचे ना बेसमेंट के अंदर एक पूरा म्यूजियम बना हुआ है कि कायदे आजम के इस्तेमाल में क्या क्या चीजें थी, किस तरह उनको। तो ये समय हमारे यहाँ तो सबको मिलते हैं ना तोहफे, इदारों को भी मिलते हैं, वजीर आजमों को भी मिलते हैं, सदर को भी मिलते हैं, नहीं मिलते तो मेरे और आपको नहीं मिलते, समझे ना। अफसोस की बात है ये। इसके साथ साथ ये भी चीज़ सामने आई थी कि वो जो हीरो के हवाले से कहा जा रहा था उस पेन के अंदर जो नस्ब हैं तो तकरीबन 400 से 500 रुपये बनते हैं पर डायमंड, जिस हिसाब से बेचे आपने। तो बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ये तो फिर हमें बेच देते, कोई फ़ायदा हो जाता हमारा। वो तो अब ये तय कर ले भाई कितने के बेचे, वो कहता मैंने इतने के खरीदे, वो कहता मैंने इसलिए, तो एक कह रहा है कि मैंने तो, अब वो मैं और आप तो सोच भी नहीं सकते, हम तो भाई 2 नंबर कॉपी पहनते हैं, वो लोग हमारी घड़ी को नहीं देखते, आफ्ताब को देखते हैं, कहते हैं यार कोई अच्छी चीज पहनी होगी इसमें। आपकी आवाज जी आफ्ताब साहब सुन पा रहे हैं? आफ्ताब साहब सुन पा रहे हैं? आफ्ताब जहांगीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका भी यही कहना था कि अगर ये स्कैम जो कि सारा सरफेस कर रहा है, इसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो अनबाइस्ड तरीके से होती है तो मामला सामने आ जाएंगे। प्रोग्राम आपने मुलाहिजा किया, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।